गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका अपना विजय राज कटारिया। अपना टॉपिक चल रहा था सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। टुडे विल बी स्टार्ट सेल थ्योरी। तो लेट्स गो सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को कोशिका सिद्धांत आज हम स्टडी करने वाले हैं। कोशिका सिद्धांत किन किन वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किए और जिनसे हमें क्या इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। तो देखिए गाइस, सेल थ्योरी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जो सेल थ्योरी है, सबसे पहले इसकी नींव किसकी, सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत की नींव जो रखी थी वो डिटेरोचैट ने रखी थी। तो गाइस नाम याद रखना, डिटेरोचैट। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस कोशिका सिद्धांत जो है उनके नियमों का प्रतिपादन या उनकी नींव रखी थी। किसने? डिटेरोचैट नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत की नींव का श्रेय किसे जाता है? डिटेरोचैट नामक वैज्ञानिक ने। अब इन्होंने किया क्या था? इन्होंने अपने प्रयोग में सबसे पहले जो इन्होंने प्रयोग किए थे, कोशिका सिद्धांत की जो परिभाषा इन्होंने दी थी वो किसके अनुसार दी? इन्होंने सबसे पहले एक प्लांट की पादप कोशिका ली थी। उस प्लांट का नाम देखते हैं, मिमोसा प्लांट। उस प्लांट का नाम है मिमोसा प्लांट। इन्होंने क्या किया? मिमोसा पादप की जो कोशिका है उनको पृथक किया। सबसे पहले डिटेरोचैट नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? मिमोसा पादप की कोशिका को पृथक किया। पृथक करने के बाद इन्होंने इस मिमोसा पादप की कोशिका को, मिमोसा पादप की सेल को नाइट्रिक एसिड में उबाला। किसमें उबाला? नाइट्रिक एसिड में उबाला। एसिड में उबाला और उसे अभिरंजित करके पृथक किया। तो गाइस, अगर हम बात यहां पर यह करें कि सबसे पहले कोशिका सिद्धांत की नींव किस वैज्ञानिक ने रखी, तो हम उसका आंसर यहां पर लिखेंगे डिटेरोचैट। और उन्होंने किस तरीके से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादन करने की कोशिश की? तो उन्होंने क्या किया था कि मिमोसा पादप जो है उसकी कोशिका को पृथक किया उस पादप से। फिर उसकी कोशिका को जिस पादप से, और पादप का नाम क्या है? मिमोसा। तो उस पादप से उसने पादप कोशिका को पृथक किया और नाइट्रिक एसिड के अंदर उसमें उबाल कर उसे अभिरंजित करके कोशिका को पृथक किया। अब हम यहां पर यह बात करते हैं कि नींव तो रखी है डिटेरोचैट ने, लेकिन कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय किन्हें जाता है? तो गाइस ध्यान रखना कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय दो वैज्ञानिकों को जाता है। एक वैज्ञानिक है स्लीडन और दूसरा वैज्ञानिक है श्वान। इन दोनों वैज्ञानिकों को कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है, यानी कि कोशिका सिद्धांत इन दोनों वैज्ञानिकों ने सम्मिलित रूप से दिया था। अब हम कोशिका सिद्धांत को पढ़ने से पहले यह जान लें कि स्लीडन कौन थे और श्वान कौन थे। तो स्लीडन जो थे एक बोटनिस्ट थे, बोटनिस्ट यानी कि बोटनी से रिलेटेड ये साइंटिस्ट थे, यानी कि वनस्पतिक विज्ञान के ये साइंटिस्ट थे। और श्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे, यानी कि जंतु विज्ञान के वैज्ञानिक थे। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि स्लीडन और श्वान क्या थे। स्लीडन तो एक बोटनिस्ट थे और श्वान एक जूलॉजिस्ट थे। ये लगभग 1838 और 1839 सेंचुरी के समथिंग इन्होंने अपने
कोशिका सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। अब आपसे मैं ये डिस्कशन करने वाला हूं कि इन दोनों ने सम्मिलित रूप से सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया और सेल थ्योरी के अनुसार स्लीडन ने पादप कोशिकाओं पर अध्ययन किया और श्वान ने एनिमल्स या जंतु कोशिकाओं पर अध्ययन किया। इन दोनों ने अपने प्रयोग सम्मिलित रूप से किए थे और इन दोनों के प्रयोगों के आधार पर इन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो गाइज आप यहां पर ये ध्यान रखना होगा कि स्लीडन जो थे बोटनिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे ये, और श्वान जूलॉजिस्ट थे और ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। इन दोनों ने सम्मिलित रूप से कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एक ने पादप कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया, दूसरे ने जंतुओं की कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया। देखो इस सृष्टि पर जितने भी जीव हैं उन सभी का निर्माण कोशिकाओं से होता है। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन का श्रेय स्लीडन व श्वान को जाता है। अब हम यहां पर बात करने वाले हैं कि ये जो कोशिका सिद्धांत है इसके लक्षण क्या क्या हैं। तो लक्षण की बात करने वाले हैं, कैरेक्टर्स क्या क्या हैं कोशिका सिद्धांत के, तो इन लक्षणों को हम देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सभी जीव है ना वो कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा कि सभी जीव कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। देखो हम कोशिका सिद्धांत को पढ़ रहे हैं तो कोशिका सिद्धांत में कौन कौन से पहलू है जिनको इंपॉर्टेंस दी गई है, उनके आधार पर कोशिका सिद्धांत को लागू किया गया है। तो सभी जीव कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। तो पहला पॉइंट आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि जो जीव है उसका शरीर किससे निर्मित होता है, कोशिकाओं से निर्मित होता है और लाखों करोड़ों कोशिकाएं मिलकर एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को डेवलप करती हैं। तो गाइस यहां पर आपको पहला पॉइंट कोशिका सिद्धांत का पहला लक्षण आपको समझ में आ गया होगा कि सभी जीव कोशिकाओं से निर्मित होते हैं या सभी जीवों का जो शरीर है कोशिकाओं से निर्मित होता है। सेकंड बात हम यहां पर कर लेते हैं कि जो कोशिकाएं हैं वो सभी जीवों की संरचनात्मक, क्रियात्मक व आनुवंशिक इकाई होती है। तो ध्यान रखना कि जो कोशिका है वो सभी जीवों की संरचनात्मक मतलब संरचना का निर्माण करने वाली, संरचनात्मक, क्रियात्मक व आनुवंशिक इकाई है। गाइस मैंने आनुवंशिक इकाई इसलिए यहां पर लिखा है क्योंकि जब आनुवंशिक पदार्थों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है तो उसके लिए जिम्मेवार कोशिकाएं होती हैं और ये कोशिकाएं आनुवंशिक पदार्थ को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाती हैं। क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो सेल्स है स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और वो जो सेल है उस सेल से बड़े जीव का डेवलपमेंट होता है और एक जो सेल है उसे जाइकोट कहा जाता है। उस जाइकोट के थ्रू इस अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका डेवलपमेंट हुआ है और उनमें ये जो आनुवंशिक जो जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक जो पदार्थ है वो डीएनए होता है और वो डीएनए जो होता है वो सेल्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में गुणसूत्र होते हैं, उन गुणसूत्रों के अंदर जीन्स होते हैं। तो ये बहुत बड़ी कहानी है, सेल्स की हिस्ट्री हम बिल्कुल सही तरीके से जानेंगे क्योंकि आजकल जो समय चल रहा है वो माइक्रोबायोलॉजी का समय चल रहा है क्योंकि ये दुनिया जो है माइक्रोबायोलॉजी पे डिपेंड है और ये जो हम सेल पढ़ रहे हैं इसका तो अपना एक अलग ही दुनिया है जिसकी दुनिया में हम एंटर तो कर चुके हैं और धीरे धीरे इसके बारे में जो रहस्य हैं उन सभी को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिका सिद्धांत आज हम पढ़ रहे हैं।
प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल्स के बारे में डिस्कशन किया था, लेकिन आज हम सेल्स थ्योरी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि सेल थ्योरी की जो नींव रखी थी डिटेरोचैट नामक वैज्ञानिक ने रखी थी, और उस वैज्ञानिक ने मोमिसा नामक पादप की कोशिकाओं को निकालकर नाइट्रिक एसिड जो है उसमें उबालकर उसको अभिरंजित करके कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने की कोशिश की थी। लेकिन उन्होंने कोशिका सिद्धांत की केवल नींव रखी थी, जबकि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन का श्रेय केवल स्लाइडन और श्वान को जाता है, जिन्होंने दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादन किया। और उनके अनुसार पहला पॉइंट है कि सभी जीवों की कोशिका जो हैं वो उस जीव का निर्माण करती हैं, यानी कि सभी जीव कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। दूसरा पॉइंट उनका यह था कि कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक, क्रियात्मक व आनुवंशिकी इकाई होती है। अब तीसरी बात हम ये करते हैं, स्लीडन व श्वान के अनुसार, जिन्होंने अपने कोशिका सिद्धांत में हमें बताया, तीसरा पॉइंट है कि सभी कोशिकाएं रासायनिक संगठन व सभी कोशिकाएं रासायनिक व उपापचयी, ध्यान रखना गाइस, क्योंकि जितनी भी कोशिकाएं हैं वो रासायनिक दृष्टि से और उपापचयी क्रियाओं की दृष्टि से, उपापचयी क्रियाओं की दृष्टि से एक समान होती हैं, एक समान होती हैं, क्योंकि सभी कोशिकाएं फंक्शन करती हैं और उन फंक्शन के आधार पर ही उनमें डिवीजन होता है, और डिवीजन होने से उनकी क्वांटिटी में इंक्रीमेंट होता है और वो एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को डेवलप करती है। हमने पढ़ लिया था, क्योंकि टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं ना 9th क्लास से लेके हायर क्लास तक का है। एंट्रेंस एग्जाम में भी इस टॉपिक को बड़ा महत्व दिया जाता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से 2 क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। तो गाइस ध्यान रखना कि सभी कोशिकाएं जो हैं उनका रासायनिक व उपापचयी क्रियाओं की दृष्टि से वो एक समान होंगी, यानी कि केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक कंपोजिशन जो है उस सेल के अंदर वो सेम होंगे। और मेनी सेल्स जो होती हैं फ्रॉम इकट्ठी होके या मेनी सेल्स डेवलप होके टिश्यूज बनाती हैं या टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाती हैं, और मेनी टिश्यूज जो होते हैं वो ऑर्गन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और मेनी ऑर्गन्स जो हैं वो एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। तो गाइस तीसरा पॉइंट स्लीडन व श्वान के अनुसार क्या था कि सभी जो कोशिकाएं हैं वो रासायनिक दृष्टि से व उपापचयी क्रियाओं के आधार पर एक समान होती हैं। अब मैं चौथे पॉइंट की बात करने वाला हूं, जिसको मैंने स्टार्ट से यहां पर रिमार्क कर दिया है, क्योंकि ये चौथा पॉइंट जो है स्लीडन और श्वान के अकॉर्डिंग नहीं है, उन्होंने नहीं दिया था। ये चौथा पॉइंट जो था रुडोल्फ विर्चोव नामक एक साइंटिस्ट ने दिया था, और जो रुडोल्फ विर्चोव है वो एक स्टेटमेंट के थ्रू उन्होंने अपने इस कोशिका सिद्धांत को इसमें लागू करवाया था। तो देखिए उन्होंने क्या कहा था, रुडोल्फ विर्चोव ने कहा था कि हर एक सेल जो है, हर एक कोशिका जो है उसका निर्माण या उत्पत्ति, हर एक कोशिका की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से होती है। हर एक कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्व कोशिकाओं से होती है। तो गाइस ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर एक कोशिका की उत्पत्ति पूर्व में उपस्थित जो कोशिकाएं हैं, पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं से होती है, यानी कि नई कोशिकाएं तभी बनेंगी जब पुरानी कोशिकाएं डेड या उनमें डिवीजन होगा तो नई सेल्स उत्पन्न होती हैं। और ये जो सिद्धांत दिया था ये रुडोल्फ विर्चोव नामक साइंटिस्ट ने दिया था, और इनके अनुसार एक शब्द यहां पर मैं आपको राइट कर देता हूं, जिस शब्द के अनुसार हमने उसका ट्रांसलेट किया तो हमें पता चला कि हर एक कोशिका की उत्पत्ति पूर्व में उपस्थित जो कोशिकाएं हैं उनसे होती है। और उन्होंने एक शब्द दिया था ओमिनस सेलुला ई सेलुला,
ओमिनस सेलुला ई सेलुला, उन्होंने ये शब्द दिया था ओमिनस सेलुला ई सेलुला। इसका अर्थ होता है कि हर एक कोशिका की उत्पत्ति पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं के द्वारा ही होती है। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने इसको रिमार्क किया था, क्योंकि ये जो सिद्धांत था ये स्लीडन और स्वान ने नहीं दिया था, बल्कि रुडोल्फ रिच्टोम ने दिया था। और उनकी जो टर्मिनोलॉजी थी कि ओमिनस सेलुला ई सेलुला, इस जिसका अर्थ होता है कि हर एक कोशिका की उत्पत्ति पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं से होती है। और ये जो सेल में जो कंटिन्यूअसली डिवीजन हो रहे हैं, ये एक लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। अगर सेल में डिवीजन नहीं होंगे तो जो लाइफ है वो कंटिन्यूअसली नहीं बनी रहेगी, इसलिए सेल में डिवीजन होते रहते हैं और लाइफ कंटिन्यूअसली चलती रहती है। स्लीडन और स्वान का नेक्स्ट 5वां पॉइंट था, ध्यान रखना गाइस, कि ये जो जीव है ना, इनमें क्रियाएं तभी होंगी या तभी होती हैं जब कोशिकाओं के अंदर अंतर क्रियाएं हों, जब कोशिकाएं अपने अंदर क्रियाएं करेंगी। देखो हमें पता है कि मैं यहां पर आपको पहले इस टॉपिक को समझा देता हूं, फिर डिस्कशन करने वाला हूं कि सभी जीव क्रियाएं इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी कोशिकाओं के अंदर अंतर क्रियाएं होती हैं, क्योंकि उनकी कोशिकाएं आपस में अंतर क्रियाएं करती हैं। ओके गाइस, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि 5वां पॉइंट था कोशिका सिद्धांत का कि सभी जीव क्रियाएं इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उन जीवों में उपस्थित जो कोशिकाएं हैं वो आपस में अंतर क्रियाएं करती हैं, जिसके कारण सभी जीव अपनी क्रियाओं को सुचारू रूप से कंटिन्यूअसली अपनी लाइफ को चलाते रहते हैं या मेंटेन करके रखते हैं। तो गाइस मैंने अभी आपसे बात करी है कि कोशिका जो सिद्धांत है उसकी नींव डिटोरचेट नामक साइंटिस्ट ने रखी थी, तथा इसका कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय स्वीडन में स्वान को जाता है, जो दोनों एक बॉटनिस्ट थे और दूसरे जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने सम्मिलित रूप से कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब मैं बात यहां पर कर लेता हूं कि जैसे मैंने यहां पर एक सेल को डेवलप करा है, तो सेल की ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन, जो सेल को सपोर्ट करती है। इंटरनली इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है गाइस, और इसके अंदर ये जो फ्लूइड भरा हुआ होता है, इस फ्लूइड में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग होते हैं जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म, ओके गाइस, इसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, तारक काय, गोल्जी काय, बहुत सारी चीजें इसके अंदर उपस्थित होती हैं। ये कोशिकांग हैं, कोशिकांग। और यहां पर जो न्यूक्लियस है, केंद्रक, इस केंद्रक में आरएनए, डीएनए, न्यूक्लिक एसिड हो गया, आरएनए, डीएनए हो गया, जीन हो गए, गुणसूत्र हो गए, क्रोमोसोम आदि उपस्थित होते हैं। तो ये जो सेल है इसकी एक अपनी ही एक अलग दुनिया है, और ये आज का जो युग है माइक्रोस्कोपिक युग है, जिसके द्वारा हम इस सेल्स में क्या क्या क्रियाएं हो रही हैं उनके बारे में जानेंगे। प्रीवियस लेक्चर में यानी कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर हमने ओनली सेल्स के बारे में डिस्कशन किया था। टुडे हमने सेल थ्योरी के बारे में डिस्कशन किया है। तो गाइस रिमेंबर दिस, ये जो टॉपिक्स हैं ये 9th क्लास से लेके हायर एजुकेशन तक चलते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में भी ये इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आप इन जो सेल है इसको डीपली स्टडी करेंगे कंसंट्रेशन के हिसाब से। और गाइस मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने अपना स्टडी का पॉइंट सेट कर लिया है, एक डिसीजन आपने ले लिया है कि मुझे क्या करना है, मेरा टारगेट क्या है, तो उस टारगेट के अकॉर्डिंग आपको
ये 11th क्लास का एनसीईआरटी का टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं जो नीट बेस के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आज से ही आप अपनी स्टडी को प्रॉपरली सही तरीके से मेंटेन रखें, ताकि आपको आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जैसे आप इंट्रेंस एग्जाम के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर कोचिंग करने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको इतना बर्डन महसूस ना हो, इसलिए आप 11th क्लास से ही इनको प्रॉपरली तरीके से प्रॉपर वे में इनको स्टडी करते हुए जाए। थैंक यू गाइस।